Hello everyone, welcome back to Learn with Mansi. This is our lecture 6 in our series of Muslim law. इससे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लॉ, स्कूल्स कौन से हैं, सोर्सेस कौन से हैं, सब डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक निकाह यानी मैरिज का। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, नेचर, ऑब्जेक्टिव, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, एंड अ मेजर टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मुस्लिम मैरिज की। और आगे फिर फर्दर लेक्चर्स में हम मैरिज से जुड़े हुए अदर एस्पेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। अगर आप हिस्ट्री या जीएस पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे नए हो देन डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। लेक्चर हेल्पफुल लगे तो हाइप जरूर कर देना। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना क्योंकि जो भी पीडीएफ होती है लेक्चर की या कोई भी डाउट है आप मुझसे वहां भी पूछ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक हमारा लेक्चर प्लान होगा व्हेन इट कम्स टू मैरिज, जिसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा बट आई वांटेड यू टू हैव एन आइडिया। हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, नेचर एंड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड निकाह आज के लेक्चर में ये हम कवर कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज की बात करेंगे कि शादी कितनी तरह की हो सकती है, यानी कि वैलिड शादी, सही, बातिल, वॉइड एंड फासिद। ओके, फिर आगे हम पढ़ेंगे मूता मैरिज यानी टेम्परेरी मैरिज के बारे में, मैरिज का रजिस्ट्रेशन, प्रिजम्पशन, मेहर क्या होती है यानी डावर जो होता है, एंड गार्जियनशिप मैरिज में कैसे वर्क करती है, लीगल इफेक्ट्स वैलिड मैरिज के क्या हैं, और अगर इरेगुलर मैरिज है तो उसके लीगल इफेक्ट्स क्या है, एक्सेट्रा। हम डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। इसके अलावा भी हम टॉपिक्स करेंगे। इफ यू थिंक देयर इज समथिंग मिसिंग एंड यू वांट मी टू कवर दैट आल्सो रिलेटेड टू मैरिज, कमेंट में बता देना। आई विल इनकॉर्पोरेट दैट आल्सो। आगे बढ़ते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन, मैरिज निकाह क्या होता है इतना तो सबको पता है, शादी होती है, पर हर शादी अलग तरीके की होती है। ज्यादातर लोगों ने हिंदू शादी के बारे में सुना होता है, इस्लाम में शादी बहुत अलग तरीके से देखी जाती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। इमोशनल स्पिरिचुअल लेवल में इट्स द सेम बट लीगल लेवल से इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैरिज अंडर इस्लाम इज अ मैट्रिमोनियल रिलेशन एंड एन इंस्टीट्यूशन that legalizes the sexual activities between a male and a female for the object of procreation of kids, promotion of love, mutual support, and creation of families, which is an essential unit in the society. ऐसा इंट्रोडक्शन क्यों दे रखा है? बहुत से लोग यहाँ सेमेस्टर एग्जाम दे रहे होंगे ओपनिंग के लिए। ऐसे आप सेमेस्टर्स में इंट्रोडक्शन अच्छे से दे सकते हो, एक दो पैराग्राफ का, एंड देन यू मूव ऑन विद योर मेन टॉपिक। ठीक है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो सेमेस्टर में लॉन्ग आंसर्स लिख रहे हैं। आपको एक इंट्रोडक्शन हर हाल में चाहिए अगर आप मुस्लिम लॉ का कोई भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, आगे चाहे कुछ भी पूछा हो, तो ये आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली इस्लाम में मैरिज क्या है? एक मैट्रिमोनियल रिलेशन है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों किया जाता है? टू लीगलाइज सेक्सुअल एक्टिविटीज। वैसे ये टेक्निकली हर धर्म में है कि मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट की उसके बाद आप प्रोक्रिएट करेंगे, वो बच्चे लेजिटिमेट कहलाएंगे। ठीक है, देर आर डिफरेंट सेक्ट्स एंड स्कूल्स ऑफ थॉट, ये हम अलग से पढ़ चुके हैं। हेंस देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस एंड डिवोर्स प्रैक्टिसेस दैट आर एक्सेप्टेड। क्योंकि अलग अलग सेक्ट्स भी हैं, शिया स्कूल है, शिया है, सुन्नी है, डिवाइड है। ठीक है, फिर उनके अंदर भी अलग अलग स्कूल्स हैं, तो थोड़े बहुत सबके रूल्स और नियम अलग अलग होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो अरबिक वर्ड निकाह जो है मैरिज, उसका लिटरल मीनिंग होता है यूनियन ऑफ द सेक्सेस, एंड इन लॉ दिस टर्म्स मीन्स मैरिज। ठीक है, निकाह एक लीगल सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। नॉर्मली हिंदू वेडिंग्स जो आपने ज्यादातर देखी हैं, सुनी है, उनमें एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो रिचुअल बेस्ड होती है। इट इज ओनली आफ्टर द कमिंग ऑफ द लेजिस्लेशन जहां पे अब एक आप सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवाते हैं, पर वो तब भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो बस एक लीगल एविडेंस होता है कि आपने शादी की है, जिसके बेसिस पे बाद में कभी डिवोर्स हो या कुछ हो। बिकॉज यहाँ हिंदू सिस्टम में मोस्टली माना जाता था एक रिचुअल, एक रिलीजियस सेरेमनी है शादी, 7 जन्मों का बंधन। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, एक प्रॉपर सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है शादी। ठीक है, तो निकाह इज अ लीगल सिविल कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू मेनी फिलोसफर्स मैरिज इन इस्लाम इज अ रिलीजियस ड्यूटी। शादी करना आपकी एक रिलीजियस ड्यूटी है इस्लाम में, कि आपको शादी करनी चाहिए। Marriage among Muslims are not just wedding ceremonies, but a formal contract known as nikah, where details of the marriage and other aspects are well negotiated and said in the presence of an imam. एक इमाम की प्रेजेंस में शादी की बातें, सारी डिटेल्स, प्रॉपर नेगोशिएशन, क्या हुआ है, क्या तय हुआ है, सब एक रिटन फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में होता है, लोग साइन करते हैं उस पे। तो निकाह इज अ लीगल सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इस तरीके से शादी होती है? ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ मैरिज क्या है? परपेचुएशन ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस आगे बढ़ती रहे, म्यूचुअल लव, अफेक्शन एंड पीस। दूसरा ऑब्जेक्टिव है लीगलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। नॉर्मली अगर आप विदाउट किसी लीगल बेसिकली बाइंडिंग एक सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो समाज के लिए भी अच्छा नहीं है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड लीगली भी उन बच्चों का स्टेटस क्या होगा,
उनकी इनहेरिटेंस क्या होगी, उनकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, इन सब चीज़ों पे कोई लीगल क्लैरिटी नहीं रह जाएगी, राइट? इसलिए शादी एज़ एन इंस्टीट्यूशन इम्पोर्टेंट आ जाता है, किसी भी धर्म में बाय द वे, क्योंकि आप उन बहुत सारी चीज़ों के लीगल एस्पेक्ट पे क्लियर हो जाते हो। Procreation and legitimation of children for the purpose of preservation of human race and systemization of domestic and social life. This is very basic. This is mostly for the semester exams. ठीक है. नेचर की बात करें, इट इज सेम एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। जो आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ते हो, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो निकाह वैसा ही होता है। इट इज एंटर्ड इनटू बाय बोथ द पार्टीज बाय देयर फ्री विल। दोनों पार्टीज की आपसी रजामंदी, मर्जी से एंटर करते हो, जबरदस्ती नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम हमेशा पढ़ते हैं बेसिक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कोई ऑफर करेगा, एक बंदा एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे भी ऐसा है, एक तरफ से ऑफर आता है, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस होती है। अब एक केस है 1886 का, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियरली कहा था दैट अ मुस्लिम मैरिज इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट रादर देन अ सेक्रेमेंट। मोस्टली हिंदू मैरिज को एक सेक्रेमेंट माना जाता है, यहाँ पे एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ मैरिज और निकाह, अब ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ध्यान से सुनना, ये अच्छा, इस पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं, सेमेस्टर्स में भी आते हैं। 4-5 एसेंशियल्स जो हम देखते हैं एक वैलिड मैरिज या निकाह के लिए जरूरी है। पहला, पार्टीज मस्ट हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी पढ़ोगे, एक्ट पढ़ोगे, तो देखोगे कि पार्टी की कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। 4 साल का बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे भी तो वो वॉइड माना जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये माना जाता है उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसमें इतनी समझ ही नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, राइट? तो पार्टीज मस्ट हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसके अंदर 3 चीजें हैं, मेजोरिटी, साउंड माइंड एंड मुस्लिम होने चाहिए, ये हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड इज कंसेंट ऑफ द पार्टीज और देयर गार्जियन मस्ट बी फ्री, आपकी मर्जी फ्री होनी चाहिए, जोर जबरदस्ती से नहीं होनी चाहिए। थर्ड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल होना जरूरी है। फोर्थ, देयर शुड बी नो प्रोहिबिशंस और इम्पेडिमेंट्स टू द मैरिज, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं होनी चाहिए जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म हो सकता। एंड फिफ्थ इज कंसिडरेशन या मेहर। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो यहाँ पे वो कंसिडरेशन क्या होती है, मेहर या फिर डॉवर, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि आप कॉन्ट्रैक्ट बनाने की लायक हैं, कैपेसिटी है, आपको हक है बनाने का। इसके अंदर पहला पॉइंट आता है मेजोरिटी। इट इज इंपॉर्टेंट दैट बोथ द पार्टीज हैव अटेन्ड प्यूबर्टी, मोस्टली 15 साल की उम्र मानते हैं। तो मेजोरिटी नॉर्मली हम 18 साल बोलते हैं, इंडिया में लीगल एज जो हम बोलते हैं शादी की 18 साल है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग प्यूबर्टी अटेन करना इज इंपॉर्टेंट, जो कि 15 साल, तो 15 साल के ऊपर पे शादी हो सकती है। ठीक है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 जो है, इट डज नॉट अप्लाई टू मैरिज, डॉवर एंड डिवोर्सेस अमंग मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम्स में 15 साल प्यूबर्टी के ऊपर शादी करवाई जा सकती है, उन पे इंडियन मेजोरिटी एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो बट अब ऐसा नहीं है कि आप 5 साल के बच्चे की शादी करा दो, उसकी प्यूबर्टी नहीं आई है, तो प्यूबर्टी अटेन करना इंपॉर्टेंट है, जिसको यहाँ मेजोरिटी बोला गया है। इन केस ऑफ द पार्टीज, इन केस द पार्टीज आर माइनर, कंसेंट ऑफ द गार्जियन इज नेसेसरी। अगर कोई पार्टी माइनर है, मान लो लड़की 12 साल की है, माइनर है अभी, तो उसके गार्जियन का कंसेंट इंपॉर्टेंट है। गार्जियन कौन हो सकता है, फादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी दादाजी, ब्रदर और एनी अदर मेल मेंबर ऑफ फादर्स फैमिली। पिता की तरफ में, मतलब आप लड़की का भाई या कोई भी और, अगर मान लो फादर नहीं है, दादाजी नहीं है, तो लड़की का भाई या कोई भी मेल मेंबर फादर की फैमिली की तरफ का। अगर वो भी नहीं है तो फिर मदर, या उसके बाद में मेंबर्स ऑफ मेटर्नल रिलेशंस, मेटर्नल मतलब मम्मी की तरफ के। तो बेसिकली गार्जियन में सबसे पहले आते हैं फादर, फादर एब्सेंट है तो दादाजी, दादाजी एब्सेंट है तो भाई या कोई भी मेल मेंबर पापा की फैमिली का, वो भी नहीं है तो मदर, और अगर वो भी नहीं है तो मेंबर्स ऑफ मेटर्नल यानी मामे मामा हो गए, वो लोग जो मम्मी की तरफ के हो गए। ठीक है, और अगर इनमें से कोई भी नहीं है मान लो, तो उनकी एब्सेंस में काजी या फिर गवर्नमेंट भी गार्जियन एक्ट कर सकती है। ठीक है, तो अगर मेजर है, बेसिकली प्यूबर्टी अटेन की हुई है, तो उनकी खुद की कंसेंट लगती है, और माइनर है तो कंसेंट ऑफ गार्जियन जरूरी होती है। एक केस है यहाँ पे, खालिदुर रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2023, बहुत नया केस है। मैरिज सोलमनाइज्ड अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ पॉक्सो एक्ट। तो ये कहा गया कि अगर कोई शादी मुस्लिम लॉ के अंडर हुई है, ठीक है, तो उसको पॉक्सो एक्ट के ऑपरेशन से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। पॉक्सो एक्ट क्या होता है, मेरा एक बहुत अच्छा सा लेक्चर मैंने पॉक्सो पे बना रखा था, आई बटन पे लिंक कर दूंगी, जहां डिटेल में एक्सप्लेन किया क्या होता है। बेसिकली ये माइनर्स के साथ होने वाले किसी भी तरीके के सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। पॉक्सो का फुल फॉर्म ही यही है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। A small example can be
अगर आपने किसी माइनर लड़की की शादी करा दी है, लड़का मेजर है, व्हाटएवर, तो जस्ट बिकॉज़ आप बोल रहे हो कि आपके पर्सनल लॉ में अलाउड है, आप मान लो दिखाना चाह रहे हो, नहीं-नहीं लड़की प्यूबर्टी हिट कर चुकी थी, ये सब, बट हो सकता है ना भी की हो। ईदर वे अगर वो केस कल को करती है कि मेरे साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है या कुछ भी, तो आप पॉक्सो से बचे नहीं हो, एक्सक्लूडेड नहीं हो, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। सेकंड पॉइंट क्या आता है? अंडर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में ही पहला था मेजॉरिटी, दूसरा है साउंडनेस ऑफ माइंड कि शादी करते समय दोनों पार्टी साउंड माइंड यानी सेंसिबल माइंड के होने चाहिए। कोई भी उनके साथ मेंटल इश्यू या पागलपन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल भाषा में अगर बोलें। कॉन्ट्रैक्ट में ही माना जाता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे या लॉज पढ़ोगे कि एक इंसान जो साउंड माइंड का नहीं है उस वो कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की, उसको पता ही नहीं वो किस कागज पे साइन कर रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा वो किस चीज के लिए हाँ कह रहा है, तो उसकी हाँ की कोई वैल्यू ही नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, इतना ही है। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, हेंस इन द आइज ऑफ लॉ उसका कंसेंट मैटर ही नहीं करता। तुम लाख उसके मुंह से हाँ बुलवा लो, सबके सामने बैठा के कोर्ट में हाँ बुलवा लो, तो ये माना जाता है जिसको समझ ही नहीं है इतनी कि वो किस चीज के लिए हाँ कह रहा है, उसकी हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अगर अनसाउंड माइंड के हो तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है आपकी, तो आइज ऑफ लॉ में आपका कंसेंट मैटर नहीं करता। अनसाउंडनेस बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है इडियोसी कि कंप्लीटली एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है, जैसे आम भाषा में लोग कह देते हैं पागल है, कंप्लीटली एबनॉर्मल है। ल्यूनेसी क्या होती है? क्योरेबल मेंटल डिजीज है या फिर फेजेस हैं। या तो कोई ऐसी मेंटल डिजीज है जो क्योर हो सकती है, जिसका इलाज है, या कुछ इसमें दौरे पड़ते हो, परमानेंट नहीं है बट बीच बीच में इंसान थोड़ा सा परेशान हो जाता है, फेजेस हैं प्रॉब्लम के। तो देर आर कंडीशंस जहां वो शादी कर सकते हैं व्हेन दे आर ऑफ साउंड माइंड, कि जब वो साउंड फेज में है उस बीच में अगर वो शादी करते हैं तो वो वैलिड मानी जाती है, ऑल दो उसकी कंडीशंस है, केस टू केस वेरी करता है। थर्ड चीज है मुस्लिम। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में मुस्लिम होना भी इंपॉर्टेंट है। द पार्टीज टू अ मुस्लिम मैरिज मस्ट बी मुस्लिम्स इररेस्पेक्टिव कि वो किसी भी सेक्ट के हो, शिया हो सुन्नी हो, ये सब बात की बात है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करने वाले मुस्लिम होना जरूरी है। तो बेसिकली निकाह करने के लिए दोनों पार्टीज का मुसलमान होना जरूरी है। मुस्लिम मेन आर अलाउड टू मैरी विमेन ऑफ अदर रिलीजन्स कंसिडर्ड अहले किताब यानी किताबिया भी जिन्हें बोलते हैं, पीपल ऑफ द बुक, ये ज्यादातर ज्यूज और क्रिश्चियंस की बात हो रही है। जो मुस्लिम मेन है, प्लीज नोट कि मैं औरतों की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मुस्लिम आदमियों को अलाउड है कि वो दूसरे रिलीजन की औरतों से शादी कर सकते हैं। कौन से रिलीजन की? जिन्हें किताबिया कहा जाता है, बेसिकली जो किसी पीपल ऑफ द बुक, किसी बुक में मानते हैं, जैसे ज्यूज हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, तो वो इन धर्मों की औरतों से शादी कर सकते हैं, हालांकि उसमें भी कन्वर्जन होता है। मुस्लिम विमेन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग एनी नॉन मुस्लिम मैन। औरतों की बात करें तो दे कैन ओनली मैरी मुस्लिम मैन, वो नॉन मुस्लिम आदमियों से कि वो ज्यू से या क्रिश्चियन से कर ले, नहीं अलाउड है। मुस्लिम्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग पॉलीथीस्ट और आइडोलेटर्स, जो बेसिकली हिंदूज भी हो गए, जो मूर्ति पूजा करते हैं या कई भगवानों में मानते हैं, उनमें आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है? वो आदमी औरत दोनों के लिए। औरतों को तो बेसिकली सिंपल बोलूं, औरतों को सिर्फ मुसलमानों में शादी करनी है, आदमी किताबिया लोगों से शादी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज कंसेंट। तो देखो, दोनों पार्टीज का कंसेंट फ्री होना चाहिए और अपनी मर्जी से दिया होना चाहिए, फ्रॉड फोर्स या कोएशन के बेसिस पे नहीं। इफ पार्टीज आर साउंड एंड एडल्ट यानी मेंटली साउंड है और एडल्ट है, मेजर है, तो उनका खुद का कंसेंट जरूरी होता है, और अगर पार्टी माइनर है तो कंसेंट ऑफ गार्जियन जरूरी होता है। अगर कंसेंट जो है कंपल्शन यानी जबरदस्ती लिया गया है, तो मैरिज वॉइड मानी जाती है। वॉइड मतलब शादी शादी ही नहीं मानी जाएगी। अंडर ऑल स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ एक्सेप्ट हनाफी स्कूल, सारे मुस्लिम लॉ मानते हैं, सारे स्कूल्स मानते हैं कि ये शादी वॉइड है, यानी ये शादी ही नहीं है, गलत है, सिवाय हनाफी स्कूल का। हनाफी स्कूल ऐसी शादी को भी वैलिड मानता है। थर्ड पॉइंट की बात करें, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। इन अ मुस्लिम मैरिज अ प्रपोजल इज रिफर्ड टू एज इजाब एंड एक्सेप्टेंस एज कबूल। तो आप शादी में सुनते हैं मुस्लिम्स में कबूल बोला जाता है, कबूल है, तो वो बेसिकली वही है, एक तरफ से ऑफर आया, दूसरी तरफ ने एक्सेप्ट किया। तो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक है कि एक पार्टी ऑफर करेगी, एक पार्टी एक्सेप्ट करेगी। तो प्रपोजल को इजाब बोलते हैं और जो इंसान एक्सेप्ट करता है वो कबूल करता है। अ प्रपोजल शुड बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ वन पार्टी एंड एक्सेप्टेड बाय द अदर। द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस शुड बी कैरिड आउट एट द सेम मीटिंग। अब सेम मीटिंग का मतलब ये नहीं होता कि एक ही रूम में बैठा के करोगे, बिकॉज ट्रेडिशनली द मैरिजेस आई हैव सीन अलग अलग रूम में बैठ के शादी हो रही है, बट सेम मीटिंग मतलब एक ही दिन पे हो रही हो, एक ही मौके पे। ऐसा नहीं है एक ने एक साल पहले हाँ बोला था, दूसरे ने अगली बार बोला, ऐसा नहीं होता है। एक मौके पे बेसिकली ये है कि आज निकाह है,
एक तरफ से पूछा गया, उन्होंने हाँ बोला, दूसरी तरफ से पूछा गया। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आमने-सामने बैठ के ही करें, बट फैमिलीज़ के प्रेज़ेंस में, विटनेसेस के प्रेज़ेंस में एंड सेम इमाम के प्रेज़ेंस में। अश्योरेंस टू मैरी इन फ्यूचर डज़ नॉट काउंट एज़ अ प्रपोज़ल। किसी का वादा करना, अश्योरेंस देना कि मैं आपसे फ्यूचर में शादी करूँगा, वो प्रपोज़ल नहीं माना जाता है, ठीक है? कि आपसे किसी लड़के ने कहा मैं आपसे शादी करूँगा फ्यूचर में, तो आप कल को कहें कि अरे उसने तो मुझे ऑफ़र किया था और मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, नहीं, वो ऑफ़र नहीं माना जाता है, ठीक है? सुन्नी की बात करें, मस्ट बी डन इन प्रेजेंट ऑफ विटनेस टू बी वैलिड अदरवाइज फासिद। तो वैलिड मैरिज होने के लिए विटनेसेस यानी गवाहों की प्रेजेंस में ही होना चाहिए, नहीं तो फासिद इरेगुलर मैरिज मानी जाती है। शिया की बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि विटनेस जरूर हो ही हो। फोर्थ पॉइंट है नो प्रोहिबिशंस और इम्पेडिमेंट्स। अब ये डिटेल में थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देर आर सर्टन इवेंट्स एंड कंडीशंस अंडर विच अ मुस्लिम मैरिज कैन नॉट बी परमिटेड। ये कौन सी हैं? कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, प्रोहिबिशंस हमने हिंदू मैरिज में भी पढ़ा था, कुछ प्रोहिबिशंस होते हैं कि इनमें आप शादी नहीं कर सकते, सेम यहाँ पे भी है। ये 3 तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव या प्रोहिबिटिव। इनको हम डिटेल में देखते हैं। एब्सोल्यूट की बात करें तो मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट्स आर डीम्ड वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है पहले मोमेंट से ही ये चीज गलत है, इसको गिना ही नहीं जाएगा। एक होता है ना इस चीज में प्रॉब्लम है, कोई सोल्यूशन हो सकता है, नहीं, वॉइड एब इनिशियो मतलब ये है ही नहीं, इसकी एग्जिस्टेंस ही गलत है, ठीक है? तो अगर कोई भी शादी कॉन्ट्रैक्ट की गई है जो एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट में जो कंडीशंस आती हैं इनको खिलाफ जाती है, तो वो वॉइड एब इनिशियो शादी है। क्या क्या है ये? पहला है कॉन्सेग्विनिटी या ब्लड रिलेशन, कुर्बत। तो ब्लड रिलेशंस में शॉर्ट में बोलो शादी करना मना होता है। इट रिस्ट्रिक्ट्स अ मैन फ्रॉम मैरिंग अ वुमन अंडर फॉलोइंग ब्लड रिलेशंस। इन रिश्तों में एक आदमी किसी औरत से शादी नहीं कर सकता। कौन से रिश्ते हैं? हिज मदर और ग्रैंड मदर हाउ हाई सो एवर। ये हाउ हाई सो एवर और लो सो एवर का मतलब होता है माँ उसकी माँ, कितनी भी ऊपर चले जाओ, ठीक है? एंड जब सेकंड कंडीशन आएगी बेटी, तो बेटी, पोती, परपोती, कितनी भी लोअर साइड पे जाते जाओ, उस रिश्ते में ही शादी करना मना है, ठीक है? कौन से हैं? अपनी मदर अपनी ग्रैंडमदर से शादी नहीं कर सकता, अपनी बेटी या पोती से शादी नहीं कर सकता, अपनी बहन से नहीं कर सकता। बहन के केस में फुल ब्लड हो, फुल हाफ यूट्रीन हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं शॉर्ट में बता दूं, फुल होता है दोनों पेरेंट्स आपके सेम थे, एक ही माँ बाप की औलाद हो। हाफ ब्लड होता है कि आपके फादर सेम थे, मदर अलग थी, ठीक है? एंड यूट्रीन होता है कि आपकी माँ सेम थी बट फादर अलग थे। यूट्रीन रिलेशन मतलब एक यूट्रस में, एक पेट में पले हुए, ठीक है? तो इट डज नॉट मैटर वो आपकी फुल सिस्टर है यानी एक ही माँ बाप से पैदा हुए हो, हाफ है यानी आपकी सौतेली बहन है, आपके फादर सेम थे, मदर अलग है, या यूट्रीन है, आप अपनी बहन से शादी नहीं कर सकते, ठीक है? नीस, ग्रेट नीस नहीं कर सकते। आंट, ग्रेट आंट, चाहे पैटर्नल हो, पापा की तरफ हो, मम्मी की तरफ हो, बुआ मौसी, किसी से शादी नहीं कर सकते, ठीक है? ये बेसिक्स हैं कि इनके इनमें अगर शादी करोगे तो वो शादी सीधे वॉइड होगी, मानी ही नहीं जाएगी। एनी सच मैरिज विल बी वॉइड एंड ऐसी शादी से अगर कोई बच्चा होगा तो वो इलेजिटिमेट, नाजायज माना जाएगा। सेकंड पॉइंट इज एफिनिटी। इसी एब्सोल्यूट के अंडर ही हम अभी बात कर रहे हैं। पहला था ब्लड रिलेशंस, सेकंड इज एफिनिटी, मुशारत। मैरिज विद सर्टेन क्लोज रिलेटिव्स इज आल्सो प्रोहिबिटेड। ये तो पहले एक हमने पढ़ा कुबार कुर्बत में, दूसरे है मुशारत की, इनमें भी ये क्लोज रिलेटिव्स होते हैं। पहले थे ब्लड रिलेशंस, दूसरे थे क्लोज रिलेटिव्स, इनमें भी प्रोहिबिटेड हैं क्योंकि ये बहुत क्लोज के रिश्ते हैं। कौन से हैं देखो, वाइफ्स मदर, वाइफ की मदर या ग्रैंड मदर नहीं कर सकते, और उसमें भी हाउ हाई सो एवर, ठीक है? वाइफ की बेटी, अब वाइफ की बेटी आप सोचोगे तो खुद की बेटी हो गई, पहले ही पढ़ चुके हो, नहीं, हो सकता है वाइफ की अपनी पिछली शादी से बेटी हो, उससे भी शादी नहीं कर सकते, ये कहा गया है। वाइफ की बेटी, पोती नहीं कर सकते। फादर्स वाइफ जरूरी नहीं है कि आपकी मदर हो, फादर की और वाइफ भी हो सकती है, राइट? तो फादर की वाइफ या पैटर्नल ग्रैंडफादर की वाइफ, दादाजी की वाइफ हो कोई, उनसे भी नहीं कर सकते। सन्स वाइफ, बहू, है ना? सन्स वाइफ, पोते की बीवी, पोते की जो बहू आती है, या फिर हिज डॉटर्स सन्स वाइफ, बेटी का बेटा, नाती लगा उसकी वाइफ, बेसिकली इनमें से किसी से भी शादी नहीं करोगे। ऐसी कोई भी शादी वॉइड होगी, ये बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, इनमें शादी करना वॉइड है। तो हमने अभी 2 कैटेगरी पढ़ी। एब्सोल्यूट के अंदर पहली कैटेगरी आती है ब्लड रिलेशंस। अगर ये सब नाम ना याद हो तो दुखी मत हो, कम से कम ये तो याद रखना। बट अगर पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें दिक्कत हो सकती है, तो याद रख लो। ब्लड रिलेशंस में नहीं कर सकते, क्लोज रिलेटिव्स में नहीं कर सकते। फॉस्टरेज, फॉस्टर रिश्ते क्या होते हैं? जिनको बेसिकली दूध का रिश्ता कहा जाता है, कि आपको एक ही माँ ने फीड किया है। तो मान लो 2 पड़ोसी भी हैं, ठीक है? आपका उस खानदान से कोई खून का रिश्ता नहीं है, पड़ोसी है आपका।
पर किसी भी ऐसी सिचुएशन में आए हो लाइफ में कि सामने वाले घर के बच्चे को आपकी अपनी मदर ने मान लो दूध पिलाया है कभी बचपन में, कुछ भी सिचुएशन ऐसी आई हो, तो आप उससे शादी नहीं कर सकते, उसे फॉस्टर रिश्ता बोला जाता है, ठीक है। इट मीन्स अ रिलेशनशिप फॉर्म्ड बाय ब्रेस्ट फीडिंग अ बेबी। अब हमने पिछले 2 क्राइटेरिया में जो मेंशन किए उसके अलावा खानदान का कोई रिश्ता है, ठीक है, आप मान लो उसमें शादी कर सकते हैं, पर कभी आपकी मदर ने उसके बच्चे को फीड किया है, उस बच्चे को जिससे आप शादी करना चाहते हो, या फिर उनकी मदर ने आपको किया है, तो वो आपका फॉस्टर रिश्ता होगा, उसमें शादी अलाउड नहीं है। It occurs when a woman other than the child's mother breastfeeds the child under the age of 2 years. A man is restricted from marrying the people who come in foster relationship. Simple सी बात है। क्या restrictions हैं देखो, his foster mother और foster grandmother यानी जिसने भी उसको मिल्क पिलाया था except his mother, ठीक है, वो foster mother कहलाएगी, या फिर foster grandmother how howsoever नहीं कर सकते। डॉटर ऑफ अ फॉस्टर मदर, जिसने आपको फीड कराया था उसकी बेटी है, तो वो आपकी फॉस्टर सिस्टर हो गई, उससे भी नहीं कर सकते। सुन्नी लॉ की बात करें तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे शादी वैलिड मानी जाती है, जिसमें पहला है सिस्टर्स फॉस्टर मदर, आपकी बहन थी उसकी फॉस्टर मदर है, उससे कर सकते हैं। फॉस्टर्स सिस्टर्स मदर, जो आपके फॉस्टर हैं, ठीक है, जो भी फॉस्टर मदर है उनकी बहन है, उनकी मदर है, उससे कर सकते हैं। फॉस्टर्स सन सिस्टर, जो भी फॉस्टर है, ठीक है, उनका जो बेटा है उसकी बहन से कर सकते हैं। फॉस्टर्स ब्रदर सिस्टर, जिसने भी फॉस्टर किया उसके भाई हैं, उनकी बहन है। बेसिकली कुछ 3-4 रिश्ते हैं जिनमें सुन्नी लॉ एक्सेप्शन मान लेता है कि वैलिड है। शिया इस एक्सेप्शन को नहीं मानते, शिया क्लियरली कहते हैं फॉस्टर जो रिजा रिश्ते हैं इनमें वॉइड होगी, शादी नहीं मानी जाएगी। सुन्नी भी मानते हैं बट कुछ रिश्तों को एक्सेप्शन मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड आता है रिलेटिव। ये याद रखना हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा लीगल प्रोहिबिशंस, पहला था एब्सोल्यूट जिसके अंदर 3 कैटेगरी थी, आपके ब्लड रिलेशंस, आपके क्लोज रिलेशंस और आपके फॉस्टर रिलेशंस, ठीक है, ये सब थे एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस, ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोहिबिशंस। सर्टेन प्रोहिबिशंस आर रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट। इफ मैरिज टेक्स प्लेस इन वायलेशन इट विल बी इरेगुलर फासिद एंड नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। शादी 3 तरीके की होती है, हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। पहली होती है सही यानी कि वैलिड, ऐसे याद रख लो, वैलिड होती है, सही होती है, ठीक है। सेकंड होती है फासिद, जो कि है इरेगुलर, इसमें प्रॉब्लम है, ये वॉइड भी नहीं है और ये वैलिड भी नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है, इरेगुलर है। फासिद, द वे टू रिमेंबर इज कुछ फसाद है इसमें, ठीक है। एंड थर्ड इज बातिल। बातिल मतलब वॉइड मैरिज, मैरिज वैलिड नहीं है, जो हमने पीछे पढ़ा था ये वॉइड मैरिज, बातिल मैरिज में आएगा, ठीक है। अब रिलेटिव जो प्रोहिबिशंस होते हैं इनमें होता है कि अगर शादी इनके वायलेशन में हुई तो इरेगुलर होगी, फासिद होगी, बट वॉइड नहीं होगी, बातिल नहीं होगी, ठीक है। इफ द इरेगुलरिटी इज रिमूव्ड मैरिज बिकम्स वैलिड एंड बाइंडिंग। अगर वो इरेगुलरिटी रिमूव हो जाती है तो मैरिज जो है सही हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। ये शिया और सुन्नी मुस्लिम्स में वेरी करता है, ठीक है। पहला क्या है, अनलॉफुल कंजंक्शन। अ मुस्लिम मैन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग 2 डिफरेंट women इफ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट बॉन्ड्स। इसको मैं पहले सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर फॉर एग्जाम्पल 2 बहनें हैं, सगी बहनें हैं, ठीक है, सिस्टर 1 सिस्टर 2, ये एक मुस्लिम आदमी है, ठीक है, ये इन दोनों से सेम टाइम पे शादी नहीं कर सकता। क्यों? ये दोनों बहनें एब्सोल्यूट बॉन्ड में आती हैं कि अगर इनमें से एक भी मान लो लड़का होता तो क्या ये आपस में शादी कर सकते थे? नहीं कर सकते थे क्योंकि ये भाई बहन हो जाते हैं, राइट। तो एब्सोल्यूट बॉन्ड, एब्सोल्यूट हमने अभी पीछे पढ़े ना, एब्सोल्यूट रिश्ते, ब्लड रिलेशन, क्लोज रिलेशन, फॉस्टर रिलेशन। तो अगर वो 2 महिलाएं ऐसे रिश्ते में आती हैं जो एब्सोल्यूट बॉन्ड है, ठीक है, वो आपस में उस रिश्ते में, तो ये आदमी उन दोनों से सेम टाइम शादी नहीं कर सकता। तो बेसिकली जैसे 2 सगी बहनें हैं, ठीक है, ये रियल सिस्टर्स हैं, एक ही माँ बाप की बच्ची हैं, तो ये आदमी इन दोनों से सेम टाइम पे शादी नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है कि इससे शादी हुई हो, मान लो कल कोई इसकी डेथ हो गई या डिवोर्स हो गया, उसके बाद वो इससे शादी कर ले, ये चलेगा, पर एक टाइम पे दोनों से शादी वो नहीं कर सकता। आई होप समझ में आ गया हो कि अनलॉफुल कंजंक्शन क्या होता है। Man is prohibited from marrying 2 different women if they are related to each other by means of absolute bonds that they had been of opposite sexes their marriage would be void। कि अगर वो 2 औरतें आपस में, अगर उनमें से एक आदमी होता
तो क्या उनकी शादी वॉइड होती? एब्सोल्यूट। वो ऐसे रिश्ते में हैं कि उन दोनों औरतों में से अगर एक भी आदमी होता तो वो शादी नहीं कर सकती थी आपस में। अगर ऐसा रिश्ता है उनके बीच में, जैसे 2 सगी बहनें हो गई, है ना? ऐसा रिश्ता है, माँ-बेटी हो गई, ठीक है? तो माँ-बेटी में से अगर एक भी आदमी होता तो नहीं शादी हो सकती थी, राइट? तो ऐसे 2 औरतों से एक आदमी शादी नहीं करेगा। एग्ज़ाम्पल, अ मैन कैन नॉट मैरी 2 सिस्टर्स, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाए या डिवोर्स हो जाए, उसके बाद कर सकता है। सुन्नी के केस में ये शादी इर्रेगुलर, फासिद होती है, बट शिया लोग इस शादी को वॉइड मानते हैं, बातिल मानते हैं, ठीक है? सेकंड इज़ पॉलीगैमी। अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गया, मुस्लिम्स में तो अलाउड है। कंडीशंस हैं, मुस्लिम लॉ में पॉलीगैमी अलाउड है बट मैक्सिमम 4 वाइफ्स तक। एक आदमी एक टाइम पे 4 ही बीवियाँ रख सकता है। अगर वो 5th टाइम शादी करता है तो वो इर्रेगुलर होगी, वॉइड नहीं होगी, याद रखना। 5th मैरिज इज़ वॉइड, ऐसा नहीं है, इट इज़ इर्रेगुलर, ठीक है? तो 5th मैरिज वैलिड कैसे हो सकती है? हमने अभी पढ़ा था कि कंडीशन सही कर दो तो वैलिड हो जाएगी। तो मान लो जो पहली 4 बीवियाँ हैं, उनमें से किसी को तलाक दे दिया या उनमें से कोई मर गई, तो उस केस में 5वीं वाली जो आई थी, वो अपने आप वैलिड हो जाएगी। इसको ऐसे समझो, एक आदमी है, उसकी 4 बीवियाँ हैं, 1, 2, 3, 4, और उसने 5वीं से भी शादी कर ली, तो ये शादी इर्रेगुलर मानी जाएगी सुन्नी के केस में, एंड शिया लोग इसे वॉइड बातिल मानेंगे, 5वीं शादी जो है। पर ये शादी सुन्नीस के केस में इर्रेगुलर है, वॉइड नहीं है। अब मान लो ये जो फर्स्ट वाइफ है, या तो इसने इसको डिवोर्स दे दिया तो ये वाली ऑटोमेटिकली फोर्थ वाइफ बन जाएगी, या ये मान लो 5वीं करके बैठा हुआ है और कुछ समय बाद, कुछ साल बाद मान लो फर्स्ट वाइफ मर गई, तो भी ये ऑटोमेटिकली फोर्थ वाइफ बन जाएगी, ठीक है? शिया लोग इसे फासिद मानते हैं, सुन्नी लोग इसे फासिद मानते हैं, शिया लोग तो क्लियरली वॉइड मानते हैं। 5वीं शादी मानी ही नहीं जाएगी, बट शिया फासिद मानते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर विटनेस। इसमें भी देखो शिया सुन्नीज में डिफरेंस है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज मस्ट बी डन इन प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर एंड कंप्लीटेंट बिजनेस, नहीं विटनेस होगा, ठीक है? शिया जो बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ विटनेस इज नॉट एसेंशियल, शादी उसके बिना भी वैलिड है। सुन्नी कहते हैं कि विटनेस का होना जरूरी है, नहीं तो शादी इरेगुलर होती है। कैसे विटनेसेस? या तो कम से कम 2 मेल हो, या फिर 1 मेल और 2 फीमेल हो, ठीक है? सिर्फ फीमेल विटनेसेस नहीं मानी जाती। या तो 2 आदमियों की प्रेजेंस में हो, या फिर 1 आदमी और 2 औरत हो, चलेगा, प्रेजेंट होने चाहिए, एंड विटनेस भी साउंड और मेजर होने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन रिलीजन्स। एक मुस्लिम आदमी, देखो बहुत सिंपल सी बात है, अपने रिलीजन में तो किसी से भी शादी कर सकता है, शिया हो, सुन्नी हो, सब चलेगा। नॉन मुस्लिम से शादी कर रहा है तो किताबिया होनी चाहिए, ये हमने पीछे पढ़ा था। अगर वो आइडल या फायर वर्शिपर से कर रहा है तो ये शादी इरेगुलर मानी जाएगी, यानी फासिद मानी जाएगी। मुस्लिम विमेन की बात करें तो उन्हें नॉन मुस्लिम आदमियों से शादी करना ही अलाउड नहीं है, किताबिया से भी नहीं कर सकती। शिया लोग की बात करें तो कोई भी मुस्लिम हो, आदमी हो चाहे औरत हो, इज नॉट अलाउड टू मैरी अ नॉन मुस्लिम, वॉइड होगा। तो सिंपल सी बात करें, ट्रेडिशनली शिया लोग मानते हैं आप सिर्फ मुसलमान से शादी करेंगे, नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते, चाहे आप आदमी हो चाहे औरत हो, नहीं तो वो वॉइड माना जाएगा। सुन्नी की बात करें तो अगर मुस्लिम औरत है तो वो सिर्फ मुस्लिम आदमी से शादी कर सकती है, किसी और से नहीं, नॉट इवन अ किताबिया। मुस्लिम आदमी की बात करें तो वो मुस्लिम औरत से शादी कर सकता है, किताबिया से शादी कर सकता है, पर अगर वो किसी आइडल वर्शिपर या फायर वर्शिपर से शादी करेगा तो वो इरेगुलर मानी जाएगी, फासिद शादी। अब ये फासिद से वैलिड कैसे होगी? अगर मान लो वो औरत कन्वर्ट कर ले, ठीक है? नेक्स्ट इज मैरिज ड्यूरिंग इद्दत। इद्दत पीरियड होता क्या है, शॉर्ट में आप समझ लो, बाकी इस पे हम सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे। एक पीरियड होता है जो एक औरत को ऑब्जर्व करना होता है जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, या फिर जब उसकी शादी टर्मिनेट हो जाए, डिवोर्स हो जाए। जिस जिस पीरियड तक वो रीमैरी नहीं कर सकती, कि उसका आज अगर डिवोर्स हुआ है या उसके हस्बैंड की आज डेथ हुई है, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसमें उसको इद्दत पीरियड बोलते हैं, फॉलो करना होता है। उस टाइम पीरियड में वो दोबारा शादी नहीं कर सकती। क्यों करते हैं? टू चेक वेदर द वुमन इज प्रेग्नेंट और नॉट, एंड टू क्लियर डाउट्स अबाउट पैटर्निटी। देखो आज की तरह से पहले तो फैसिलिटीज थी नहीं कि आप डीएनए टेस्ट करा के भी पता कर सको। तो पहले क्या होता था कि एक इद्दत पीरियड डिसाइड होता था, कि मान लो अब किसी औरत का आज डिवोर्स हुआ और कल उसने दूसरी शादी कर ली, 2 महीने बाद अगर वो प्रेगनेंसी की न्यूज देती है तो हमें पता ही नहीं चलेगा वो पहले पति की औलाद थी या दूसरे की, राइट? प्रॉब्लम्स होंगे। सेम वे डेथ ऑफ हस्बैंड भी, अगर हस्बैंड की डेथ होती है वो 2 दिन बाद शादी कर ले तो हमें नहीं पता वो पहले वाले जिसकी डेथ हो गई थी उसका बच्चा है या अगले का। अब ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इनहेरिटेंस और बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं, राइट? तो इसलिए ये पीरियड बनाया गया था पास्ट में। डिवोर्स्ड वुमेन के लिए टाइम पीरियड 3 महीने का होता है, विडो के लिए 4 लूनर मंथ्स एंड 10 days आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड।
बेसिकली ये भी देखा जाता था आपकी साइकिल के हिसाब से, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंसिडर करते हुए। डिवोर्स्ड वुमेन के लिए पीरियड 3 महीने का होता था, कि अगर अगले 3 महीने तक आप प्रेग्नेंट नहीं हुए, आपकी बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस नहीं हुई, पत कोई प्रेगनेंसी कन्फर्मेशन नहीं आई, तो कन्फर्म हो जाता था कि पीछे जो भी हस्बैंड है, जो भी मतलब जिसको आपने डिवोर्स दिया है, उससे उसका बच्चा आपके पेट में नहीं है, तो बात खत्म। विडो के केस में ये होता था 4 लूनर मंथ्स एंड 10 डेज़, बेसिकली आपकी 3 से 4 मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लोड मत लो। तो इद्दत पीरियड समझ में आ गया होगा। प्रेग्नेंट वुमन की बात करें तो उसकी डिलीवरी तक, तो अपनी डिलीवरी तक उसको इद्दत पीरियड फॉलो करना होता था, कि ऑलरेडी प्रेग्नेंट है जब डिवोर्स हुआ है या जब हस्बैंड की डेथ हुई है। तो इद्दत बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। सुन्नी लॉ की बात करें तो मैरिज ड्यूरिंग इद्दत इरेगुलर होती है। शिया लॉ की बात करें तो अगर इद्दत पीरियड में कोई शादी करता है तो वो वॉइड मानी जाती है। ड्यूरिंग इद्दत पीरियड हस्बैंड की ड्यूटी होती है वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे। तो जब डिवोर्स हुआ है तो भी आपको इद्दत पीरियड का मेंटेनेंस देना होगा, और अगर हस्बैंड की डेथ हुई है तो भी उसको वो मिलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोहिबिटिव पे। हमने एब्सोल्यूट देखे, जिसमें आपने ब्लड रिलेशंस, क्लोज रिलेशंस, फॉस्टरेज देखा। फिर हमने रिलेटिव प्रोहिबिशंस देखे, जिसमें हमने पढ़ा कि इद्दत पीरियड में नहीं होना चाहिए, मुस्लिम से शादी होनी चाहिए, एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं प्रोहिबिटिव। दिस काइंड ऑफ प्रोहिबिशन अराइजेस इन सर्टेन मैरिजेस इन्वॉल्विंग मुस्लिम फीमेल्स, ये फीमेल्स को लेके ज्यादातर है। पॉलीएंड्री, ये डिफरेंस समझो। पॉलीगैमी होता है जब एक आदमी एक से ज्यादा औरतों से शादी करता है। पॉलीएंड्री होता है जब एक औरत एक से ज्यादा आदमियों से शादी करती है। तो पॉलीएंड्री की बात करें, इट रिफर्स टू अ मैरिज विद मोर देन वन हस्बैंड एक ही टाइम पे। मुस्लिम सिस्टम में औरतों के लिए फॉरबिडन है। आदमी कर सकते हैं 4 औरतों से, औरतें नहीं कर सकती एक से ज्यादा आदमी से। एज लॉन्ग एज दी फर्स्ट मैरिज सक्सेस, दोबारा शादी नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैरिड वुमन कैन नॉट रीमैरी, बेसिकली ये हो सकता है एक से अलग हो गए, तलाक हो गया, तब दूसरी कर ली, वो अलाउड है। पर एक हस्बैंड के होते हुए दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। whereas a man can have 4 wives at once. Okay. नेक्स्ट इज मुस्लिम फीमेल्स मैरिज विद नॉन मुस्लिम। मुस्लिम फीमेल की बात करें तो अगर वो किसी नॉन मुस्लिम से शादी करती है, सुन्नी के केस में फासिद माना जाता है, शिया के केस में तो क्लियरली वॉइड माना जाता है। फासिद भी किस केस में माना जाता है, सामने वाला अगर कन्वर्ट करके मुसलमान बन जाए। अदरवाइज इन जनरल अ मुस्लिम वुमन इज नॉट अलाउड टू मैरी अ नॉन मुस्लिम, नॉट इवन अ किताबिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, डॉवर या मेहर। होता क्या है, आपने अगर मूवीज में देखा हो या रियल में कोई शादी देखी हो, एक मेहर की रकम रकम तय की जाती है। जब वो काजी पूछते हैं कि आपको शादी कबूल है, तो एक मेहर की रकम बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो वो होता क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी डेट अ ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा हैज टू गिव टू द ब्राइड एज अ कंसिडरेशन फॉर मैरिज। हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होती है, ठीक है। तो इस कंसिडरेशन, इस निकाह में क्या होती है, डॉवर या फिर जिसे मेहर बोलते हैं। तो ये कौन प्रॉमिस करता है, ब्राइड ग्रूम प्रॉमिस करता है ब्राइड को एज अ कंसिडरेशन फॉर मैरिज। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट ऑफर्स द ब्राइड अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद इन एंड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ मैरिज। इसका मेन पर्पस ये है कि ब्राइड को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफर की जाती है, शादी चलते हुए भी और शादी के खत्म होने पे भी। While a contract of marriage is valid only if meher is not specified at the time of the wedding, the husband is obligated to pay it later by operation of law. अगर मेहर की रकम नहीं तय हुई है शादी के टाइम पे, ठीक है, शादी तो तब भी वैलिड होगी, पर हस्बैंड की ऑब्लिगेशन है लॉ के अकॉर्डिंग कि वो मेहर देगा, वाइफ तब भी डिमांड कर सकती है बाद में, ठीक है। इट इज नॉट अ ब्राइड प्राइस, मोस्टली इसको ब्राइड प्राइस लोग बोल देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं कि ये तो लड़की खरीदने के जैसा हो गया, कि इतनी रकम देंगे और लड़की हमारी, ऐसा नहीं होता है। इट इज बेसिकली अ मैंडेटरी गिफ्ट या डेट टाइप का बोल सकते हो, और ये वाइफ की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है। इस मेहर की रकम पे सिर्फ और सिर्फ उस लड़की का हक होता है, किसी और का नहीं। वो इसको जलाए, आग लगाए, कुछ कर दे, कोई उससे कुछ सवाल नहीं पूछ सकता कि उसने उस पैसे का क्या किया, ठीक है। ये एक तरीके की उसको शादी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने का तरीका होता है, कि एक सर्टेन पैसा उसे दिया जा रहा है शादी के टाइम। यू हैव टू अंडरस्टैंड ये चीजें कहाँ से इमर्ज होती थी। आज के सोसाइटी में आप देखोगे, आपको बहुत अलग फील होगा कि ये रूल क्यों एग्जिस्ट करता है। आपको समझना होगा शादी इमर्ज कहाँ से कर रही थी। उस उन जमानों में औरतों के कोई राइट्स नहीं थे, इनहेरिटेंस को लेके बहुत जगहों पे, बहुत मामलों में आज भी नहीं है। तो उस सिचुएशन में उस औरत को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के तरीके होते थे। अमाउंट तय हुआ है जो उसको दिया है, तुम्हारा है। चाहे शादी के टाइम दिया जाए, चाहे शादी खत्म होने पे तुम्हारा हक है कि तुम इतना पैसा मांग सकती हो, जो भी तय किया गया है। तय तुम अपने हिसाब से करोगे, तुम 5,000 रुपए तय करो, तुम 50 लाख तय करो, वो अलग तुम्हारी बात है, ठीक है। तो ये ब्राइड प्राइज नहीं है, लोग इसको बहुत डिग्रेड कर देते हैं। दिस इज एक्चुअली गिविंग अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द गर्ल, ठीक है।
इट बिलोंग्स सोली टू द वाइफ, शी हैज़ द राइट टू पोजेस एंड कंट्रोल इट एज शी थिंक्स फिट। कितने टाइप्स होते हैं डिपेंड करता है किस चीज़ किस नज़रिए से देख रहे हो। कैसे डिटरमाइन हो रहा है इस नज़रिए से देखोगे तो स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड मेहर होती है, और कब पे की जाएगी इस हिसाब से देखोगे तो प्रॉम्प्ट और डेफर्ड। हम मेहर पे एक सेपरेट लेक्चर भी करेंगे तो लोड मत लो, यहाँ शॉर्ट में समझा रहे हैं। तो वी आर डन विद दिस, हमने एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मैरिज सब डिस्कस कर लिया है। आगे के लेक्चर्स में हम डिटेल में मेहर डावर सब डिस्कस करेंगे एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो, ठीक है। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना कोई डाउट हो, डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय।